एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ कि कैसे समाज की जो कुरीतियाँ हैं ये हमारे समाज को खाया जाती है। अब कल्पना करो कि कोई एक बहुत ही बेहतरीन लकड़ी हो, बहुत अच्छी पेड़ की लकड़ी हो, और उस लकड़ी में अगर दीमक लग जाए तो धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आता है कि लकड़ी अंदर से खोखला हो जाती है और वह लकड़ी पूर्ण रूप से खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, या फिर उस लकड़ी का कोई भी मूल्य नहीं रहता। समाज की कुरीतियाँ कुछ ऐसी ही हैं। बहुत समय पहले कुरीतियाँ कभी बाल विवाह के रूप में हमारे समाज में थी, तो कभी सती प्रथा के रूप में हमारे समाज में थी। एक कुरीति जो समाज को अंदर से खोखला बना रही है, और जिस कुरीति के संबंध में मैं बात करने जा रहा हूँ वह कुरीति है मृत्यु भोज। हाँ, मृत्यु भोज एक ऐसा शब्द है जो किसी मृतक के परिवार से संबंधित है। अब आप मृत्यु भोज में देखेंगे कि जो मृत्यु भोज होता है वह किसी मृतक के परिवार के द्वारा लोगों को खाना खिलाया जाता है, मृतक भोज होता है। अगर हम कुछ शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आंसू टपकाते हुए, आंसू बहाते हुए लकड़ी को चीरना, लकड़ी को फाड़ना, आंसू बहाते हुए आटे को गूंथना, और आंसू बहाते हुए पूड़ियों को निकालना, और आंसू बहाते हुए भोज पर बैठे हुए व्यक्ति के थाली में पूड़ियों को डालना, और आंसू बहाते हुए किसी व्यक्ति का उस खाने का खा जाना। अभी मृत्यु भोज या जो मृतक भोज है वो संबंधित है ही आंसुओं के द्वारा। आप देखेंगे कि जिस परिवार में, जिस घर में किसी की मृत्यु होती है, जो जीवन का बहुत ही शाश्वत नियम है और इससे कोई अछूता नहीं है, या ये प्रकृति का एक सिद्धांत है जो सभी पर बिल्कुल समान रूप से कार्य करता है। किसी के लिए भी भेदभाव नहीं है, हर एक को मरना है। और मृत्यु का अगर हम कोई कारण ढूंढें तो मृत्यु का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वो कारण जन्म होता है। अब मृतक के परिवार में आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसे परिवार होते हैं जिनकी सामर्थ्य के बाहर होता है कम से कम 100 या 50 लोगों के लिए खाने को जुटा पाना, बेहद मुश्किल होता है। ऐसे परिवार में कल्पना करो कि कोई व्यक्ति है और वो बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा तो उसे वैद्य की आवश्यकता है, और वैद्य बिना धन के कोई उपचार नहीं करता। और रोग ऐसे नहीं होते हैं कि आप एक खुराक दवाई का ले लो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा भयंकर होते हैं, और उस रोग में आपकी कोई बचने की गारंटी नहीं होती है। दवाई तो होती है, आपका ट्रीटमेंट होता है, आपका उपचार होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बचने की नाउम्मीदी के साथ में दवाई की जाती है। बच गए तो फिर अच्छा होता है, और नहीं तो फिर जीवन लीला का समापन हो ही जाता है। हॉस्पिटल का खर्चा, हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को ले जाना, फिर डॉक्टरों के द्वारा उसके इलाज के लिए महंगे से महंगे दवाइयों के नाम बताकर मृतक के परिवार को, मृतक के परिवार से पैसे लेना, उसका इलाज करना, और अंततः आप समझ लें कि इलाज के दौरान बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं व्यक्ति के सामने खड़ी होती हैं कि कैसे वह रोगी को बचाने के लिए, उसके समुचित इलाज के लिए, उसके उपचार के लिए पैसे इकट्ठा करता है। परिवार वालों से वह मदद मांगता है, कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं।
रिश्तेदारों से पैसा मांगता है, कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं, अपनी जान पहचान वालों से भी धन मांगता है, पैसे इकट्ठे होते हैं। और फिर जब ना परिवार वाले सक्षम रह पाते हैं या असक्षमता दर्शा देते हैं, रिश्तेदार जब असक्षम हो जाते हैं पैसे देने में, या फिर रिश्तेदार मित्र इष्ट बंधु जब बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं या असमर्थता जता देते हैं कि अब वो धन नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में रोगी का जो परिवार होता है किसी महाजन के पास जाता है और फिर उनसे कर्ज लेता है, पैसे लेता है, और वो पैसे उसे ब्याज पर दिए जाते हैं और वह वहाँ से पैसे लाता है, हॉस्पिटल में खर्च करता है। लेकिन कल्पनातीत है कि अगर रोगी की डेथ हो जाती है, फिर उसकी डेथ पर खर्चा घर वालों को करना है और मृतक तो चला गया। उसके उपरांत में समाज में कुरीति बची रह जाती है कि मृतक का परिवार कुछ लोगों के खाने की व्यवस्था करता है, और इस खाने की जो व्यवस्था होती है, ये जो परंपरा है, ये काफ़ी वर्षों पहले से हमारे समाज में चली आ रही है। और इस परंपरा को अगर आप देखेंगे तो किसी धर्म या शास्त्र में आपको ये परंपराएं, मृतक भोज की परंपराएं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। किसी भी धर्म या शास्त्र में ये उल्लिखित नहीं है कि मृतक मरने के बाद में मृतक भोज दिया जाए या फिर मृत्यु को भोज दिया जाए। तो फिर कैसे ये जो कुरीतियाँ हैं, ये एक परंपरा बन गई हमारे समाज की, जो ठीक परंपरा नहीं है। तो पहले जब राजा या महाराजा हुआ करते थे, तो राजा और महाराजाओं में जब किसी राजा की डेथ होती थी तो 13वें दिन राजा के परिवार में से, उसके पुत्र या उसके भाई में से किसी एक को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था। 12 दिन लगातार शोक रहता था। जब उसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था तो उत्तराधिकारी घोषित होने पर राज्य में खुशी का माहौल हो जाता था, और उस खुशी के माहौल में उस उत्तराधिकारी के द्वारा, उस राजा के द्वारा अपने राज्य के लोगों को बुलाकर एक भोज करा दिया जाता था। आज वो परंपरा हमारे समाज की बेहद बुरी परंपरा बन चुकी है, और मैं तो यही कहूँगा कि समाज से इस मृतक भोज का अंत होना चाहिए। समाज के जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी विवेकी लोग हैं, उन लोगों को पहल करनी चाहिए कि मृतक भोज पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए, मृतक भोज पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से सती प्रथा पर कानून बनाकर उस पर रोक लगा दी, बाल विवाह पर कानून बनाए और उस पर रोक लगा दे, ऐसा एक कोई नियम गवर्नमेंट को लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए और मृतक भोज पूर्ण से बंद कर देना चाहिए। मृतक भोज के संबंध में आज जो स्थिति है, उस स्थिति में 10वां होता है मृतक का, और फिर 13वीं होती है। तो मृतक का 10वें दिन होता है, और मृतक की जो 13वीं होती है वो 13वें दिन होती है। और माना ये जाता है कि शोक संतप्त परिवार को कुल मिलाकर 12 दिनों तक उसके घर में खाना नहीं बनता है। खाना नहीं बनता है, ऐसी अवस्था में इस शोक संतप्त परिवार को खाना देने का कार्य उसके परिजन, जो परिवार के कुछ सदस्य होते हैं, वो उसका खाना देते हैं, वो उसको खाकर अपने जीवन को चलाता है। 13वें दिन की परंपरा में जो परिवार के सदस्य होते हैं वो रोते हुए लकड़ी को चीरते हैं, रोते हुए वे खाने को बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, पूड़ियाँ निकालते हैं। और जो भी इस मृतक भोज में शामिल होता है, नियमतः ये होता है कि जो खाने के लिए बैठेगा उसके भी आंखों से आंसू आते हैं उस मृतक की याद में, और फिर रोते हुए खाने को खाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये परंपरा क्या उचित है? खाने का स्वाद, खाने का मजा, खाने का इंटरेस्ट तो तब है जब खिलाने वाला भी खुद
प्रसन्न हो और खाने वाला भी मन से खुश हो और मन से प्रसन्न हो, उस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। मृतक के परिवार में जहाँ हर एक व्यक्ति, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी पत्नी हो या फिर भाई हो या परिवार के और सदस्य बिलख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, परिवार पूर्ण रूप से उनका टूट चुका होता है क्योंकि तमाम तरीके के कर्ज उनके ऊपर लग चुके होते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने एक बच्चे से बात कर रहा था, उसके पापा एक्सपायर हुए थे, तो उसने मुझे बताया कि उनके मृतक भोज के लिए उसने कहीं से कर्ज लिया था। ऐसे जाने कितने परिवार होंगे जो मृतक के भोज के लिए, मृत्यु भोज के लिए कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर उस मृतक भोज कराते हैं और खाने वाले आनंद लेते हैं। क्या ये इंसानियत है? क्या ये मानवता हो सकती है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारे समाज का जो मृतक भोज है वो एक अभिशाप है समाज के लिए, और लोगों को जागरूक होना चाहिए, आगे आना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, पहल करनी चाहिए कि मृतक भोज पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मृतक भोज के संबंध में एक छोटी सी कविता है। मैं आपको कहूँगा कि जिस आंगन में पुत्र शोक से विलख रही हो माता, जिस आंगन में पुत्र शोक से विलख रही हो माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीवन का तुमको कैसे आता? पति के चिर वियोग में व्याकुल, पति के चिर वियोग में व्याकुल, युवती विधवा रोती, बड़ी चाव से पंगत खाते, तुम्हें पीर नहीं होती। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ। धर्म यही कहता है बंधु, मृतक भोज ना खाओ, मृतक भोज ना खाओ, मृतक भोज ना खाओ।